हेलो दोस्तों, वेलकम टू अगेन आवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट्स, यानी कि जो आपके परीक्षा में पिछले साल पूछे गए थे प्रश्न, उनके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ये कब लागू किए गए थे? तो 1793 में। और ये किन किन क्षेत्र में लागू किए गए थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जमींदारों को जो है भूमि का मालिक बनाया गया था और जमींदार जो है सरकार को एक निश्चित या फिर अस्थायी जो है राजस्व देने का कार्य करती थी। अगर जमींदार समय पर लगान ना दिए तो उनकी जमींदारी क्या हो जाती थी? नीलाम हो जाती थी। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है अस्थायी बंदोबस्त कब कौन लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू किए गए थे? 1793। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस मुगल शासक ने सिखों के लिए खालसा पंथ के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की? तो वो कौन है? आपके जहांगीर। तो जहांगीर जो है आपके गुरु अर्जुन देव, यानी कि जो आपके सिख धर्म के 5वें गुरु है, गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी 1606 में। ठीक है, जिसके कारण जो है सिखों में क्या बढ़ी हुई थी? आक्रोश बढ़ी हुई थी और संगठन की भावना बढ़ी हुई थी। और इसी संगठन की भावना के कारण जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिख के कौन से गुरु हैं? आपके 10वें गुरु हैं, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी। खालसा पंथ का अर्थ क्या होता है? आपका संत सिपाही परंपरा। और इनका उद्देश्य क्या है? धर्म की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। और इनके अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह समिति संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है जन्म कब हुआ था? तो आपके 1891 में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1856 में। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, प्रारूप समिति के बारे में। तो अब यहाँ पर आपका प्रारूप समिति में आपके कौन कौन से सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में आपके भीमराव रामजी अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर आपके थे, जो कि अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर, जो कि बाद में इस्तीफा दे दिए थे, और डी पी खेतान। ठीक है, तो इन दोनों के पद पर जो है कौन आए थे? आपके एन माधव राव और टी टी कृष्णामाचार्य। ठीक है, टी टी कृष्णामाचार्य जो कि डी पी खेतान के निधन के बाद आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला, यानी कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपके स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ठीक है, तो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिए थे। कौन? आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और अपनी भाषण की शुरुआत जो है किससे करती है? तो सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ठीक है, और यह भारतीय संस्कृति, वेदांत, दर्शन और सहिष्णुता का संदेश विश्व में दिए थे। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? आपका 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? आपके रामकृष्ण परमहंस। और इनका संगठन का नाम क्या है? आपका रामकृष्ण मिशन 1897। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाते हैं 12 जनवरी का। और इसके प्रसिद्ध जो है आपके भाषा क्या है, या फिर बोली क्या है, या फिर थॉट्स क्या है? तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सबसे पहले हम स्वराज पार्टी का गठन जो है आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो किसके विरोध में किए गए थे? तो असहयोग आंदोलन के विरोध में किए गए थे। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चली थी, जो कि बाद में जो है इनको खारिज कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। फरवरी 1922 में जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपके चौरा चोरी कांड होने के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो इसी के विरोध में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी का क्या कर दिए थे? गठन कर दिए थे। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में किया गया था। स्थान कहाँ है आपका? गया अधिवेशन में। गया अधिवेशन दिसंबर 1923 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकारी कार्यों का विरोध करना, यानी कि मोटो क्या था? इंटर द काउंसिल्स एंड ब्रेक देम फ्रॉम विदिन। ठीक है, तो यानी कि विधानसभा के अंदर प्रवेश करें और इसको अंदर से क्या कर दें? तोड़ दें, या फिर अंदर से इनका क्या करें? विरोध करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण जो आपका दीनबंधु मित्र ने लिखा है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। नील दर्पण जो है आपका ये क्या है? तो नील दर्पण एक प्रसिद्ध बंगाली नाटक है। यह 1860 में प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था? आपका दीनबंधु मित्र ने। इसमें बंगाल के नील किसानों पर अंग्रेज नीलहे यानी इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचारों का चित्रण किया गया था। और इस नाटक ने नील विद्रोह को जनता के सामने उजागर किया था। तो नील दर्पण जो है कब लिखा गया था? तो 1860 में। कौन लिखे थे? आपके दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो नील की खेती किसानों को मजबूरी में कराई जाती थी। कहां पर? सबसे पहले बंगाल में। ठीक है, तो नील उत्पादन में भारतीय किसान बहुत शोषित होते थे। और नील विद्रोह जो है आपके 1859 से 1860 में हुए थे, जो कि बंगाल में हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगा, अब यहाँ पर मुख्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो नील जो इनका जो ये आपके नील दर्पण जो है ये एक तरह का क्या आपका नाटक है, जिनके लेखक कौन है? आपके दीनबंधु मित्र। ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। और इनका प्रकाशन जो है कब किया गया था? तो 1860 में। और इनका संबंध किससे? आपका नील विद्रोह 1859 से 60 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
1760 का इलाहाबाद का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो 1760 का इलाहाबाद का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध में लड़ा गया था। ठीक है, मीर कासिम के विरुद्ध में। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसने अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार का विरोध किया और अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और 1760 में इलाहाबाद के निकट यानी कि कोटोवा के निकट जो है युद्ध हुआ था। इलाहाबाद के निकट क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1760 में सबसे पहले। ठीक है, किसके बीच में? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 1760 में इलाहाबाद के निकट, और आगे चलकर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसमें आपके जो है मीर जाफर कब नवाब बना था आपका? 1757 में, जब इसने सिराजुद्दौला को जो है प्लासी के युद्ध में हराए थे। ठीक है, मीर कासिम को नवाब बनाया गया था आपके 1760 से 1764 में, और इसी 1760 में जो है आपके क्या हुआ था? आपका इलाहाबाद के निकट युद्ध हुआ था अंग्रेज से संघर्ष करते करते। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1764 में। मीर कासिम के साथ जो है बक्सर का युद्ध में आपके कौन कौन से थे? आपके 3 नेता थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। ठीक है, और शुजाउद्दौला जो है अवध के नवाब थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम विधिक संहिताबद्ध शासन प्रणाली स्थापित की थी? तो किस अधिनियम के तहत जो है भारत में पहली बार जो है विधिक संहिताबद्ध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या था आपका? यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रारंभ हुआ। बंगाल के गवर्नर को क्या बुलाया गया? आपका गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता में स्थित गवर्नर काउंसिल का विस्तार किया गया, और ये एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर? आपके सबसे पहले तो कोलकाता में यानी बंगाल में। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो वर्ष 1773 में आपके रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे, और प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाए गए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स को। और इनका प्रकृति क्या था? आपका नियंत्रणीकरण यानी ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी कि पूरे के पूरे आपके जो है आपके बंगाल पर जो है नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, बंगाल पर आपके नियंत्रण स्थापित करना कब लाया गया था? आपका 1773 में, और एक तरह का जो है विधिक यानी कि संवैधानिक तरीके से जो है आपके बंगाल पर कब्जा किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1831 में बुद्धूग्राम के नेतृत्व में छोटा नागपुर विद्रोह किसने किया था? तो बुद्धू भगत है। क्या है आपका? बुद्धू भगत, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर विद्रोह किसने किया था? तो 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर में जो विद्रोह हुआ था वो कौन किया था? आपके कोल जनजाति ने किए थे। तो 1831 से 1832 में छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान में कहां पड़ते हैं? आपके झारखंड क्षेत्र में पड़ते हैं, में क्या हुआ था? आपका कोल विद्रोह हुआ था। और इनके नेता कौन थे? आपके बुद्धू भगत यानी बुंदू ग्राम के नेतृत्व में। अच्छा, दोनों नाम आपके सेम है, बुंदू ग्राम भी इनको कहा जाता है, बुंदू ग्राम। ठीक है, और बुद्धू भगत। और कुल जनजाति ने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजी प्रशासनों के विरुद्ध क्या किए थे? विद्रोह किए थे। यह विद्रोह भूमि पर अधिकार और शोषण के खिलाफ था। और इसका कारण क्या था? यह विद्रोह का कुल जनजाति के द्वारा जो आपके छोटा नागपुर में जो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, इसका नेता कौन था? आपके बुद्धू भगत। और इसके कारण क्या है? आपका जमींदारों का शोषण, महाजनों द्वारा अत्यधिक कर और बेदखली, अंग्रेजी प्रशासन की कठोर नीतियां और भूमि अधिकारों का हनन होना। ठीक है, तो अतिरिक्त जानकारी क्या है? तो यह विद्रोह 1831 दिसंबर में शुरू हुआ था और 1832 तक चला, और छोटा नागपुर क्षेत्र के अनेक इलाकों में कोलों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है आपके बाबू कुंवर सिंह ने किया। कौन किया? आपके बाबू कुंवर सिंह ने। तो बाबू कुंवर सिंह जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, और इनका जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर में हुआ था, जो कि आपके भोजपुर बिहार में पड़ते हैं। तो विद्रोह के समय उनकी आयु लगभग कितनी थी? आपके 80 वर्ष थे, और इन्होंने सोन नदी पार कर अंग्रेजों के खिलाफ सफल युद्ध किए। वे बिहार के 1857 क्रांति के प्रमुख क्या थे? आपके सेनानी थे। तो बाबू कुंवर सिंह, जिनका जन्म 1777 में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपके 1858 में। और ये बिहार से जो आपके 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, और ये कहाँ के थे? आपके जगदीशपुर के। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट घटनाएं के बारे में बात करते हैं। तो आरा में अंग्रेजों की छावनी पर हमला किए थे, जगदीशपुर पर पुनः कब्जा किए थे, गंगा के पार जाकर आजमगढ़ तक अभियान चलाए थे, लड़ते लड़ते घायल हुए लेकिन हार नहीं मानी, और 26 अप्रैल 1858 को इनका क्या हुआ था? आपका देहांत हो गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो उपाधि क्या है? आपका वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में तो 1857 के विद्रोह में बिहार में सबसे प्रभावी नेता थे। इनके भाई का नाम क्या? आपका इनका भाई जो है आपके अमर सिंह, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, और ये भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जापान में ब्रिटिशों के विरुद्ध की गई भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की? तो जापान में ब्रिटिशों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है आपके रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? आपके रास बिहारी बोस ने। तो भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। उन्होंने जापान से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो का आह्वान किया था, और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग 1915 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है आपके किसको सौंपा था? आपके सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो जापान में ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है की गई भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? आपका रास बिहारी बोस ने। और ये जो है आपके
इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग 1915 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है किससे सौंपा था? आपका सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका रास बिहारी बोस का जो जन्म हुआ था 15 मई 1886 को, कहां पर? आपके बंगाल में। गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रमुख नेता थे। INA आजाद हिंद फौज के संस्थापक संगठन में अग्रणी थे। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक संगठन में आपके क्या थे? आपके अग्रणी थे। आपके कौन? आपके रास बिहारी बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आपके सरस्वती पत्रिका के क्या थे? आपके सर संपादक थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। उनके संपादन काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? उनके संपादन काल को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? आपका द्विवेदी युग कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को सरल, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सरस्वती पत्रिका जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, संपादन काल काल क्या है आपका? 1903 से 1920 तक, और इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग कब तक चला था? आपका 1900 से 1920 तक। हिंदी गद्य का यहाँ पर क्या हुआ था? विकास इसी काल में हुआ था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जो है आपके दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था 1930। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की क्या होती है? आपका शुरुआत। और ये टोटल कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन की यात्रा थी। यानी कि 12 मार्च से जो है 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से चलकर कहां तक गए थे? आपके दांडी पहुंचे थे गुजरात में 6 अप्रैल 1930 को। और टोटल लगभग कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन की यात्रा थी। और इसी नमक कानून के तोड़ने से जो है आपके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ? आपका शुरुआत हुआ। तो दूरी कितनी थी? लगभग 390 किलोमीटर। प्रारंभ कहां से हुए थे? आपके साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। समाप्ति कहां हुई थी? आपके दांडी गुजरात में। उद्देश्य क्या था? नमक कानून का विरोध करना। और इसी दांडी मार्च के कारण ही आपका क्या हुआ? आपका सर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है कब निकला था? 12 मार्च 1930 को, और खत्म कब हुआ था? आपका 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम समाचार पत्र था जिसने किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया? तो निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम समाचार पत्र था? तो सबसे पहला समाचार पत्र जो था वो था आपका प्रताप। कौन था? आपका प्रताप। तो प्रताप समाचार पत्र ने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्या को उठाया। यह राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य समर्थक पत्र था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसने जनमत को जागृत किया। किसने किया? आपका जनमत को जागृत किया? प्रताप। ठीक है, तो प्रताप जो है आपके किसने लागू किया था? आपका सर गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जिसके संस्थापक मतलब प्रताप के संस्थापक कौन? आपके गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और यह भारत का जो है आपका पहला समाचार पत्र था जिसने किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था, प्रताप। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं। तो प्रताप जो आपके जो समाचार पत्र है, इसके जो संस्थापक कौन है? आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रारंभ कब हुआ था? आपका 9 नवंबर 1913 को। किस स्थान पे? आपके कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भाषा क्या थी? आपकी हिंदी। और इसे जनता की आवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका इसे जनता की आवाज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध गुरु नानक देव से है? तो गुरु नानक देव का संबंध जो है आपके सिख धर्म से है। कब? किससे? आपका सिख धर्म। तो गुरु नानक देव जिनका जन्म कब हुआ था? आपका 1469 को, और मृत्यु कब हुआ था? आपका 1539 में। ठीक है, तो अब गुरु नानक देव के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के क्या थे? आपके संस्थापक थे। उन्होंने एक ईश्वर, मानवता, समानता और भाईचारा का संदेश दिया। तो और इसने ये बोला ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। उन्होंने सभी मानवों को समान माना और उन्होंने 10 गुरुओं की परंपरा की स्थापना की। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में। अब नानकाना साहब यानी कि ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी कहाँ है? आपके पाकिस्तान में। सिख धर्म की स्थापना की थी 15वीं शताब्दी में। पवित्र ग्रंथ कौन है? आपके गुरु ग्रंथ साहिब। और अंतिम गुरु कौन है? आपके गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। प्रमुख शिक्षाएं क्या थे? आपका नाम जपो, कीर्तन करो और वंड छको, इस टाइप से कुछ नाम लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जिस वर्ग का गठन रक्त संबंध, विवाह अथवा किए गए संबंध पर आधारित हो तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपके परिवार। तो परिवार समाज की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। यह रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने पर आधारित होता है। व्यक्ति का प्रथम समाजीकरण परिवार में ही होता है। परिवार व्यक्ति को सुरक्षा, प्रेम, मूल्य, परंपरा एवं संस्कृति प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1936 में बिहार प्रांत में भूकंप राहत कार्यों का आयोजन किसने किया? ठीक है, कार्यों का आयोजन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? आपका राजेंद्र प्रसाद। तो 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप आया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया और जनता की सेवा में जुट गए। उनके कार्यों की महात्मा गांधी ने भूरी
प्रशंसा की थी, यानी समझिए बहुत बहुत प्रशंसा की थी। और 1936 में भी उन्होंने पुनर्वास एवं राहत कार्य जारी रखा था, ठीक है। तो 1936 में भी उसने जो है आपका पुनर्वास एवं राहत कार्य क्या रखा था, आपका जारी रखा था। और ये जो है आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न 1962 में मिला था। तो 1936 में बिहार प्रांत में भूकंप राहत कार्यों का आयोजन किसने किया था, आपके राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आपका 1884 में, और मृत्यु कब हुए थे, आपके 1963 में। और इनको जो है भारत रत्न कब मिले थे, आपके 1962 में। और ये पहले भारत के क्या बने थे, आपके प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति ने परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। तो परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किसने किया, आपका राजीव गांधी ने। किसने किया, आपका राजीव गांधी ने। तो 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजीव गांधी ने परमाणु निरस्त्रीकरण की कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने विश्व को परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए चरणबद्ध योजना का सुझाव दिया और भारत को शांति, वैश्विक सहयोग एवं विकास का पक्षधर बताया था, ठीक है, पक्षधर बताया था। तो भारत के ये क्या थे, आपके 6वें प्रधानमंत्री थे 1984 से 1989 तक। और कंप्यूटर क्रांति एवं पंचायती राज को क्या मिला था, आपका बढ़ावा दिया था। और 18 सूत्रीय निरस्त्रीकरण योजना 1988 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। 18 सूत्रीय निरस्त्रीकरण योजना 1988 प्रस्तुत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, किस हिंदी पुस्तक ने एक नई शैली की नींव रखी थी। आलह खंड, क्या आपका आलह खंड। तो आलह खंड एक प्रसिद्ध वीर गाथा काव्य है और इसकी रचयिता कौन है, आपके जागनिक माने जाते हैं। और इनमें अल्लाह और उद्दल की वीरता, ठीक है, अल्लाह और उद्दल की वीरता, साहस और युद्ध का वर्णन किया गया है। इस काव्य ने हिंदी साहित्य में लोकवीर रस की एक नई शैली की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका, पुस्तक ने एक नई शैली की नींव रखी थी। तो उसका नाम क्या, आपका आलह खंड। तो आलह खंड एक प्रसिद्ध वीर गाथा काव्य है और इसके रचयिता कौन है, आपके जागनिक। क्या है, आपका जागनिक। तो इसमें अल्लाह और उदल की वीरता, साहस और युद्ध का वर्णन किया गया है। इस काव्य ने हिंदी साहित्य में लोकवीर रस की एक नई शैली की नींव रखी थी। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसका रचना काल कब थी, तो आपके 12वीं शताब्दी में। भाषा क्या आपका पुरानी हिंदी या अपभ्रंश। और क्षेत्र क्या आपका बुलंदखंड यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपके जो क्षेत्र आते हैं। और मुख्य पात्र क्या था, आपका अल्लाह और उदल, ठीक है। तो लोकगीत के रूप में जो अत्यधिक क्या थे, आपके लोकप्रिय हुए थे। तो आलह खंड के जो रचयिता कौन है, आपके जागनिक। कौन है, आपके जागनिक। और ये आपका एक नई शैली थी, हिंदी पुस्तक में एक नई शैली थी आपके आलह खंड, ठीक है। लगभग कब, तो रचना काल कब हुआ था, आपका 12वीं शताब्दी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गैर सरकारी संगठन का सामान्य व्यय किस पर व्यय किया जाता है। तो परियोजना पर, क्या किस पे किया जाता है, आपका परियोजनाओं पे, प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो एनजीओ का सामान्य व्यय किस पर व्यय किया जाता है, आपका प्रोजेक्ट पे, परियोजना पे। तो एनजीओ जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो एनजीओ समाज कल्याण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। इनकी आय, दान, अनुदान, सदस्य शुल्क, CSR, सरकारी सहायता आदि से होती है। इनका अधिकांश व्यय विशेष परियोजनाओं और विकास कार्यक्रम पर किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का 13वां राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित था। तो भारत का 13वां राष्ट्रपति जो आपके प्रणब मुखर्जी, जो आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन बने थे, आपके प्रणब मुखर्जी। तो इनका कार्यकाल कितने थे, तो आपके 25 जुलाई 2012 से 24 जुलाई 2017 तक। 25 जुलाई 2012 से 24 जुलाई 2017 तक। मूल निवासी कहाँ के, आपके मिराती यानी बीरभूम जिला यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ग्राम का नाम क्या, गांव का नाम क्या आपका मिराती, जिला का नाम क्या आपका बीरभूम और राज्य का नाम क्या आपका पश्चिम बंगाल। यह एक कुशल राजनीतिक और लेखक और विद्वान थे प्रणब मुखर्जी, जिनका जन्म कब हुआ था, आपका 1935 में और मृत्यु कब हुआ था, आपका 2020 में। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो जन्म जो है आपका 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। शिक्षा जो है आपका इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय से किए गए थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे, आपके वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। और भारत रत्न इनको कब मिला था, आपका 2019 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है आपके तत्व कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन से बना होता है। यह मुख्य रूप से जल तथा अन्य जैविक यौगिकों में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है लगभग हमारे शरीर में कितने परसेंट है, आपके 65% है। कार्बन कितने परसेंट है, तो 18% है। हाइड्रोजन कितने परसेंट आपके 10% है। नाइट्रोजन कितने परसेंट आपके 3% और अन्य तत्व जो है आपके 4% है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है आपके शरीर में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, आपके 65% ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किंग्स, बॉडी किंग्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर और दिल्ली के बीच संबंध में कौन सा जोड़ा सही है। तो मीर कासिम जो है आपके मीर कासिम और शुजाउद्दौला। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। तो बक्सर और दिल्ली के बीच संबंध में कौन सा आपका जोड़ा संबंध है आपके। तो मीर कासिम जो है आपके बक्सर के युद्ध से, आपके शुजाउद्दौला जो है आपके दिल्ली से संबंध से, या फिर शाह
शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। यहाँ पर बात किया जा रहा है, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रहा है, तो इनके बारे में बात करते हैं। बक्सर का युद्ध, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो है लड़ा गया था अंग्रेज और 3 भारतीय शक्तियों के बीच में। और ये 3 भारतीय शक्ति कौन थे आपके? मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि आपके मुगल सम्राट थे। इसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? विजय हुई थी और भारत पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और बक्सर के युद्ध में आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके तथ्य हैं। तो बक्सर का युद्ध का जो स्थान है वो कहाँ? आपका बक्सर बिहार में। वर्ष कब था आपका? तो 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था आपका? 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज पक्ष का क्या था आपका नेतृत्व? अंग्रेजी पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था आपका? मेजर हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे आपके? मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था? तो 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई थी। दीवानी अधिकार किनको मिला था? तो अंग्रेजों को मिला था। इसमें अंग्रेजों का क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उद्योग और व्यापारों के विकास हेतु कौन सा संगठन बनाया गया है? तो उद्योग और व्यापार के विकास हेतु जो है आपके FICCI संगठन बनाया गया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, FICCI की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय उद्योग एवं व्यापार का विकास करना, सरकार को सुझाव देना और व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ बनाना। यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि आपके उद्योग और व्यापार के विकास के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था आपका? 1927 में। इसका पूर्ण नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या आपका FICCI का? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में। संस्थापक कौन थे आपके? घनश्याम दास बिरला। कौन है आपके? घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एवं अन्य उद्योगपति थे। इनका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो बिहार के जो है आपके भागलपुर जिले में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? आपके पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय था। क्या था आपका? नालंदा विश्वविद्यालय के बाद प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, चलिए अगले इसमें आपके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8वीं शताब्दी में। आपके गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल आते हैं। फिर आते हैं आपके सारण प्रमंडल, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज आते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भागलपुरी रेशम उद्योग के लिए कौन सा जोड़ा सही है? तो भागलपुरी रेशम उद्योग के लिए जो आपका यानी भागलपुरी रेशम उद्योग जो है कहाँ पर आपके? यहाँ पे भागलपुर में भागलपुर रेशम। ठीक है, तो भागलपुर का रेशम उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से तसर रेशम, कौन सा आपका? तसर रेशम, याद रखिएगा, तसर रेशम का उत्पादन होता है। और भागल को सिल्क सिटी ऑफ बिहार यानी सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। यह उद्योग बिहार की महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो है आपके किससे किए जाते हैं? तो तसर रेशम से। उपनाम क्या आपका? सिल्क सिटी ऑफ बिहार। करघा आधारित कुटीर उद्योग होते हैं यहाँ पर, और भारत का प्रमुख रेशम निर्यात केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल प्रजनन दर का अनुमान क्या है? तो बिहार राज्य में कुल प्रजनन दर का अनुमान कितने आपके? 3.2। तो कुछ प्रजनन दर यानी कि कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वह औसतन संख्या है जितने बच्चे एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देती है। तो यानी कि एक महिला जो है अपने जीवन काल में कितने बच्चे जन्म देते हैं? तो आपके 3.2 बच्चे। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? आपके प्रजनन दर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर आपका बिहार की TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से क्या आपका अधिक है। यह दर समय के साथ घट रही है लेकिन अभी भी प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। यानी कि बिहार की TFR कितना आपका? 3.2 और भारत की TFR कितना आपका? 2। तो प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 बच्चे प्रति महिला, यानी कि प्रतिस्थापन दर जो है आपके यानी कि धीरे धीरे घट रही है किस लेवल पे? तो 2.1 बच्चे प्रति महिला पे। ठीक है, तो TFR जितनी अधिक होगी जनसंख्या वृद्धि उतनी अधिक होगी। तो यानी कि बिहार में कितने आपके TFR हैं? आपके 3.2, यानी एक महिला जो है आपके पूरे जीवन काल में 3
या उससे ज़्यादा बच्चे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है जो है वो रोहतास की है। कहाँ की? आपका रोहतास की। तो बिहार के जिलों में रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ शिक्षा का स्तर अन्य कई जिलों की तुलना में क्या आपका बेहतर है। सासाराम ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। तो अब जो है आपका कौन से जिले आपके? रोहतास, और मुख्यालय कहाँ है आपका? सासाराम, और प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर क्या आपका? शेरशाह सूरी का मकबरा, यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ आपके? सासाराम में है। साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि के सामान्य मापदंड क्या है? तो आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए सामान्य मापदंड जो है आपका जीडीपी है। क्या आपका? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी आर्थिक विकास का सबसे प्रमुख मापदंड है। जीडीपी में वृद्धि से आपके आर्थिक विकास की वृद्धि देखी जाती है, और अगर जीडीपी में कमी हुई तो आर्थिक मंदी आएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैविक विविधता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का बड़ा भाग है? तो जैविक विविधता में जो है आपके जो हिमालय क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो हिमालय विश्व का प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ विभिन्न जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय से शीत मरुस्थल तक पाए जाते हैं। हजारों प्रकार के पौधे, पक्षी, स्तनधारी, कीट एवं औषधीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी प्रमुख नदियों का यहाँ उद्गम यहीं से होते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है आपके कौन है? आपके हिमालय है। प्रमुख जीव इनमें कौन से हैं आपके? हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला भालू, रेड पांडा, मोनाला आदि। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी आपके? लगभग 2400 किलोमीटर लंबा पर्वत तंत्र है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई जो है लगभग कितना मीटर लंबा है? आपका 2400 किलोमीटर लंबा पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय तंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2008 तक यह अनुमान लगाया गया कि विश्व की कितनी जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहने लगी थी? तो 2008 तक जो है आपका यह अनुमान लगाया गया था कि 50% से लगभग 50% अधिक जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्र में रहने लगे। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2008 मानव इतिहास का पहला वर्ष था जब विश्व की शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से अधिक हो गई। इसे अर्बन ट्रांजिशंस कहा जाता है। शहरीकरण की गति विकासशील देशों में अधिक तेज है। तो शहरीकरण के संकेत क्या? आपके बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा, जीवन स्तर में सुधार, उद्योग एवं व्यापार का विस्तार। ठीक है, तो 1950 में जो है शहरी आबादी कितनी थी? तो 30%। 2008 में कितनी हो गई आपका? 50%। और 2023 में कितनी हो गई आपके? 56% से भी अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 2020 में भारत का स्थान जो था वो आपका 5वां था। क्या था? आपका 5वां। तो 2020 में भारत नाम मात्र जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो आपके पहले स्थान पे कौन थे? अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे थे आपके इंडिया। ठीक है, तो 2020 में भारत का नाम मात्र जीडीपी लगभग कितने थे आपके? 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है? तो इसका कौन सा आपका? यूएनओ। कौन सा आपका? यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी यूएनओ की स्थापना जो है आपका कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मानवाधिकार की रक्षा करना, सतत विकास और मानवीय सहायता प्रदान करना। यूएनओ जिसकी फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए अब इसके जो है मुख्यालय कहाँ है आपके? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में सदस्य कितने हैं आपके? 193 देश। मुख्य अंग कौन कौन से? आपका महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक जो है आपका मिजोरम है। कहाँ आपका? मिजोरम। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ मिजो जनजाति बहुत बहुल रूप में पाई जाती है, यानी कौन सी जनजाति? आपके मिजो जनजाति। उत्तर पूर्व के राज्यों में जनजातीय आबादी अपेक्षाकृत क्या आपका? अधिक है। तो उत्तर पूर्व के राज्यों में आपके जो है सबसे ज्यादा जनजाति वर्ग जो है सबसे अधिक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं तो एसटी का प्रतिशत जो है लगभग कहाँ? मिजोरम में आपके 94.4% है, नागालैंड में 86.5% है, मेघालय में 86.1% है, अरुणाचल प्रदेश 68.8% है, मणिपुर में 41.0% है। ठीक है, तो अब मिजोरम के बारे में बात करते हैं। तो मिजोरम की राजधानी के आपका आइजोल, क्षेत्रफल कितने आपके? 21,087 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार 10.91 लाख। ठीक है, और मुख्य जनजाति का नाम क्या आपका? मिजो। क्या नाम है आपका? मिजो। ठीक है, तो मिजो जो जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजातियों में आती है जिसका प्रतिशत मिजोरम में सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किस आंदोलन का संबंध बिहार से है? तो आपका कौन सा आपका चंपारण सत्याग्रह, कौन सा आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो अब 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, यानी कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आपके चंपारण सत्याग्रह थे, ठीक है। तो किसानों को 3 कटिया प्रथा के तहत जो है जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी और गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और जन समर्थन से किसानों को न्याय दिलाया था। तो वर्ष कब यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका? 1917 में। स्थान कहाँ आपका? चंपारण बिहार, जो कि बिहार में पड़ते हैं। नेता कौन थे आपके? महात्मा गांधी। सहयोगी कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। और परिणाम क्या हुआ था? 3 कटिया प्रथा समाप्त हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है? तो आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए जो है भारत में जो है सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाला क्षेत्र जो है वो है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर्स। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। इसमें बैंकिंग, बीमा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार, आईटी, परिवहन आदि शामिल है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे है। तो सेवा क्षेत्र जो है आपका जीडीपी में हमारा योगदान जो है 50% से अधिक जो है आपका जीडीपी में योगदान कौन देते हैं? तो सेवा क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्री में आपके 25 से 30% योगदान है और कृषि क्षेत्र से जो आपका सबसे ज्यादा कम जो है योगदान है 15 से 20%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो भारत में निम्न में से किस राज्य में आपके, अब यहाँ पर जो आपका जो है इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए थे अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ आपका? मिजोरम में, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या करना है? आपको टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर आपका यानी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो निवास जो है वो सर्वाधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जातियां कौन सी हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है यादव है और सबसे छोटी जो है खड़िया है। क्या आपका? खड़िया समुदाय। तो बिहार की सामाजिक संरचना में यादव समुदाय की प्रतिशत सबसे अधिक है और खड़िया जनजाति समुदाय है और जो खड़िया जनजातीय समुदाय है और इनकी सबसे कम संख्या है। तो यह आंकड़ा जो आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो यादव जो कि सबसे बड़ी जाति है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या आपका? कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी हुई है और ये सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और बिहार में कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। खड़िया जो कि सबसे छोटी है, एक छोटी जनजातियां समुदाय समूह है, मुख्यतः जंगल एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। जनसंख्या में आपका बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकास परिवर्तनशील में से किस परिवर्तनशील का प्रभाव सबसे व्यापक होता है? वो कौन होता है? आपका साक्षरता, ठीक है। तो साक्षरता का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा व्यापक है परिवर्तनशील में, विकास परिवर्तन में, ठीक है। तो साक्षरता का प्रभाव जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में क्या आपका आधारशिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लिंग का विभेद, जेंडर डिवीजन का अर्थ क्या होता है? तो जेंडर डिवीजन यानी लिंग का विभेद का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्यों का बंटवारा। तो समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए जाने की परंपरा को लिंग विभेद कहते हैं। यह जैविक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि जिसमें आपकी पारंपरिक सोच क्या है लिंग विभेद में? तो घर का काम, सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो घर का काम सिर्फ महिलाओं का और सभी कार्य मतलब आधुनिक सोच के आपका समानता क्या आपका आधुनिक में, तो सभी कार्य सभी के लिए समान है, ठीक है। तो लिंग विभेद असमानताएं, भेदभाव और विकास में क्या करती है? बाधा बनता है और समानता पर आधारित समाज में सबका विकास संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज व्यवस्था कि 29 विषयों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की 29 विषयों की सूची जो है 11वीं अनुसूची में दी गई है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज संस्था को क्या मिला? आपका संवैधानिक दर्जा मिला है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं जो पंचायत को सौंपे जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने विषय आपके? 29 विषय हैं, जिनमें से आपके कौन कौन से हैं? कुछ कृषि है, सिंचाई है, पशुपालन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़कें हैं, महिला एवं बाल विकास है और सामाजिक न्याय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान संशोधन अधिनियम CAA कब पारित किया गया? तो संविधान संशोधन यानी कि बोल सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को। तो CAA का पूरा नाम क्या आपका? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 2019 जो कि कब पारित किया गया था? आपका 11 दिसंबर 2019 को। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था 11 दिसंबर 2019 के CAA के द्वारा, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो संसद में पारित कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 12 दिसंबर 2019 को, यानी कि ये लागू कर दिया गया था। तो मुख्य बिंदु क्या है? तो अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए छूट प्रदान करना और यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, ठीक है। यह अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या करती है? संशोधित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 73वां संविधान संशोधन किस संविधान
किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो आपके 64वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले 64वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 1989 में। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले जो है कौन सा संविधान संशोधन आया था? तो 64वें संविधान संशोधन आया था, जो कि 1989 में लाया गया था। और यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, और बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में जो है आपका डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो 17वीं शताब्दी में पटना व्यापार का प्रमुख केंद्र था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से नमक, अफीम, सुपारी, वस्त्र, नील आदि का निर्यात होता था। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1602 में आई थी, और भारत में उनकी प्रमुख फैक्ट्रियां कहाँ? आपका मछलीपट्टनम में, सूरत में, चिन्सूरा में, पटना आदि में। ठीक है, बिहार के पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो है 1632 में किया गया था, और अन्य यूरोपीय कंपनी भी पटना आई थी, जो कि आपके कौन कौन है? आपके अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल और डेनिश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा नियोलिथिक का विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो धातुओं का उपयोग। तो नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की प्रमुख विशेषताएं थी, लेकिन धातुओं का उपयोग इस काल की विशेषता नहीं थी। धातुओं का उपयोग बाद में ताम्रपाषाण और धातु युग में किया गया था। ठीक है, तो नवपाषाण की विशेषता क्या क्या थी? तो कृषि की शुरुआत, पशुपालन, अस्थायी निवास, घिसे हुए पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। धातुओं का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। धातुओं का उपयोग जो आपके ताम्रपाषाण और धातु युग में किया जाता था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। तो मानव इतिहास के प्रमुख काल में आपके कौन कौन आते हैं? आपके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और धातु युग। तो पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक्स में जो आपका शिकार और जल संग्रह किया जाता था। मध्यपाषाण काल मीसोलिथिक्स में आपके छोटे छोटे औजारों और शिकार किए जाते थे। नवपाषाण काल कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन शुरू हुआ था। ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग किया जाता था, और धातु युग में जो है कांस्य, लोहे का उपयोग किए जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रेरित किया? तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रेरित किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन। कौन? आपका आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है EV रामासामी नायकर, यानी जिसको हम पैरियर भी कहते हैं, पैरियर ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना, और इसने गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रेरित किया था, नन ब्राह्मीण मूवमेंट को प्रेरित किया था। मूल विचार क्या था? तो जाति भेदभाव समाप्त हो, सभी को समान अधिकार मिले। ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले। और आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध करना, सामाजिक समानता और स्वाभिमान की रक्षा करना, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा का समर्थन करना, तर्कवाद और अंधविश्वास का विरोध करना। तो पैरियर जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1869 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1973 में। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है कौन शुरू किया था दक्षिण भारत में? तो पैरियर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है आपका भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग। तो भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। तो भारत में पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सर रॉस बारकर। ठीक है, सर रॉस बारकर। और 1947 के बाद यह संस्था अवरुक्त उन्नीत होकर संघ लोक सेवा आयोग बनी, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है आपका बदल कर क्या किया गया? UPSC किया गया, संघ लोक सेवा आयोग 1947 में। UPSC की वर्तमान स्थापना जो है कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 की। कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 की। तो अब बात करते हैं UPSC। तो UPSC को जो है सबसे पहले, यानी UPSC को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में, और 1 अक्टूबर 1926 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बारकर। ठीक है, अब UPSC की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सर रॉस बारकर। ठीक है, तो अब जो है UPSC को जो है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC। और संविधान में जो है किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? तो 315। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो वो है आपका 155। कौन सा? आपका 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपके 155 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 157 राज्यपाल कोई लाभ का पद नहीं रखेगा। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर राज्यपाल की प्रमुख भूमिकाएं क्या है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, विधानसभा को संबोधित करते हैं, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का कार्य करते हैं, तो आपातकाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने का कार्य करती है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में? आपके 155 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जीवन में पहली महिला उस्ताद की मृत्यु कब हुई थी? तो जीवन में पहली महिला उस्ताद की मृत्यु जो है आपका बेगम अख्तर की हुई थी। तो बेगम अख्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान गायिका थी और इन्हें गजल की मलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? गजल की मलिका बेगम अख्तर को। ठुमरी, दादरा और गजल गापन में इनका अनुपम योगदान रहा। मुख्य तथ्य क्या है? तो इनका जन्म जो है 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1974 को मुंबई में। वास्तविक नाम क्या है? अख्तर जहां दहलवी। और प्रमुख सम्मान क्या आपका? पद्मश्री 1968 में, पद्म विभूषण 1972 में। अन्य नाम क्या आपका? मलिका ए गजल। ठीक है, तो जीवन में पहली महिला उस्ताद की मृत्यु जो है कब हुई थी? कब हुई थी? तो आपके जो है 30 अक्टूबर 1974 को किसकी हुई थी? तो बेगम अख्तर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल्स की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने, विवादों को कम करने और तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का क्या करता है? गठन करता है। तो अब यहाँ पर भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन से आपके? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय जो कि आपके कहाँ है? आपके नई दिल्ली में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय जो आपके कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय आपके भोपाल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके अध्यक्ष कौन है? आपके केंद्रीय गृह मंत्री। और उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक समन्वय रखना, आर्थिक विकास करना, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2020 तक भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी कौन थी? तो अप्रैल 2020 तक भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जो है जियो है। कौन है आपके? जियो, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने कम समय में सबसे अधिक ग्राहकों को जोड़कर अप्रैल 2020 तक भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी है। ठीक है, इसका जो शुरुआत जो है किन्होंने किया था? आपका मुकेश अंबानी ने किया था 5 सितंबर 2016 को। संस्थापक समूह कौन है आपके? रिलायंस इंडस्ट्रीज। चेयरमैन कौन थे आपके? मुकेश अंबानी। सेवाएं क्या आपके? 4G एंड 5G, फाइबर, जियो टीवी, जियो सिनेमा आदि। 2020 तक ग्राहक संख्या कितनी हो गई थी? तो 35 करोड़ से भी ज्यादा। सबसे कम जो है आपके टैरिफ क्रांति लाई थी। भारत में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार द्वारा 2020-21 के लिए निर्धारित कृषि रोड मैप का समयकाल कितना था? तो बिहार सरकार द्वारा 2020-21 के लिए निर्धारित कृषि रोड मैप का समयकाल जो है 5 वर्ष का था। तो बिहार सरकार ने कृषि विकास के लिए चरणबद्ध कृषि रोड मैप तैयार किया। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण और किसानों की आय को बढ़ाना। ठीक है, तो कृषि रोड मैप का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई का विस्तार करना, पशुपालन एवं डेयरी का विकास करना, कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करवाना। ठीक है, अवधि कितनी थी? तो बिहार सरकार ने जो आपके कृषि रोड मैप का समयकाल जो है वो कितनी थी? आपके 5 वर्ष, 2020-21 से आगे। मुख्य फोकस क्या था? समेकित कृषि विकास करना, कृषि वैल्यू चेन मजबूत करना और कृषि में तकनीकी का उपयोग बढ़ाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 40वीं राष्ट्रीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो 40वीं राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान में जो है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन में जो है बल दिया गया। तो योजना क्या था? योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, गरीबी हटाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। और इसी योजना की मतलब गरीबी हटाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना इस योजना की प्राथमिकता थी। ठीक है, तो 40वीं राष्ट्रीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से भारत का कौन सा शहर 100 स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नहीं था? तो वो कौन था? आपका पटना। तो भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था। भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था। प्रारंभिक चरण में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया था और इन 100 शहरों की सूची में पटना शामिल नहीं थी। ठीक है, और स्मार्ट सिटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेहतर आधारभूत संरचना, डिजिटल गवर्नेंस एवं ई सेवाएं, स्मार्ट परिवहन व्यवस्था, स्वच्छता, हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाएं। ठीक है, तो कुल स्मार्ट सिटी कितनी थी? आपके 100। मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? शहरों को टिकाऊ और नागरिक अनुकूल बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, स्थापना जो है 1952 में जो है कहाँ की गई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। यह भारत में वायरस संबंधी अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है और यह SICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कब बनाया गया था? तो 1952 में। कहाँ पर? आपके पुणे महाराष्ट्र में। और विशेषता क्या है? तो वायरस संबंधी अनुसंधान करना, टीकाकरण करना और डायग्नोस्टिक करना। ठीक है, और ये किसके अधीन काम करता है? तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में कितनी सीटों पर एनडीए को विजय मिली थी? तो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव पर बिहार में जो एनडीए को 39 सीटों पर क्या मिली थी? विजय मिली थी। ठीक है, तो जिसमें आपके कुल सीट कितने थे? आपके 40 थे। एनडीए को कितना मिला? आपका 39 और विपक्ष को कितना मिला? 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस कारण शुरू की गई थी? तो मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु शुरू की गई थी। तो मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ था। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहयोग देने के लिए PMGKY यानी कि गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। यह एक राहत पैकेज की योजना थी। ठीक है, अब इस योजना का प्रमुख लाभ या प्रावधान क्या था? तो मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल, जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपया प्रति माह, उज्ज्वला योजना लाभार्थी को मुफ्त गैस सिलेंडर यानी 3 सिलेंडर मुफ्त, किसानों को PM किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त, मनरेगा मजदूरी में वृद्धि एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा का उपाय। ठीक है, घोषणा कब किया गया था? तो 26 मार्च 2020 को। कुल पैकेज कितने थे? तो लगभग 1.7 लाख करोड़। उद्देश्य क्या था? तो गरीबों, मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों को आर्थिक राहत देना। ठीक है, तो मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है किस कारण शुरू की गई थी? तो कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए। ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो 26 मार्च 2020 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में किस योजना का शुभ आरंभ किया? तो बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुरुआत किया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बालिका के जन्म से स्नातक स्तर तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाना और बाल विवाह रोकना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर यानी कि जन्म पर जो है कितनी राशि दी जाती है? तो 2000 प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 में नामांकन के लिए 1000, मध्य यानी कि कक्षा 6 में नामांकन के लिए 2000, मैट्रिक में जो है आपका 10,000, इंटर में आपके 25,000 और स्नातक ग्रेजुएशन पूरी करने पर 50,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत छात्राओं को साइकिल प्रदान किए? तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत। तो यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और उद्देश्य क्या था? तो लड़कियों को विद्यालय तक आसान पहुंच प्रदान करना और इससे लड़कियों की उपस्थिति और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। विद्यालय छोड़ने की दर में क्या आई थी? कमी आई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार का शुद्ध नामांकन अनुपात नेट इनरोलमेंट रेशियो 2018-19 में कितना था? तो लगभग कितना था आपका? 75%। कितना था आपका? 75%। तो नेट यानी कि NER नेट इनरोलमेंट रेशियो क्या है? तो यह उस आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिशत है जो उस कक्षा में नामांकित है जो उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त है। यह शिक्षा की पहुंच और भागीदारी का महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, तो बिहार की NER नेट इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना आपका? 75%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के खाद्य उत्पादन का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो भारत के खाद्य उत्पादन का निम्न में से जो है आपके प्रमुख स्रोत क्या? आपका कृषि। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न उत्पादन का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य के राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के क्या आपका प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल को जो है उसके पद पर रख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो है वो कब किस अनुच्छेद में की गई थी? तो 155 में। और राज्यपाल की जो हटाने की जो है आपका जो हटाने की व्याख्या जो है वो किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 156 में। ठीक है, और राज्यपाल की जो है आपका कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक है, और हटाने का अधिकार किनके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2019-20 में बिहार में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन वाली है? तो वर्ष 2019-20 में बिहार में जो है आपके धान की जो फसल जो है वो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। ठीक है, तो बिहार की खाद्यान्न फसल कौन है? आपके धान है। और राज्य की जलवायु और मानसून धान उत्पादन के लिए क्या आपका उपयुक्त है? उत्तर बिहार विशेष रूप से धान उत्पादन के लिए क्या आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? तो जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से भारत में जो है आपका सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? आपके मिजोरम। तो मिजोरम में अनुसूचित जनजाति ST का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। यहाँ मिजो जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति? आपके मिजो। तो प्रतिशत की दृष्टि से आपके कौन है? आपके जनसंख्या, और संख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत का राज्य जो है आपका उत्तर पूर्व भारत का राज्य है आपके मिजोरम। स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1987 को। आधिकारिक भाषा क्या आपका? मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। और कुल जनसंख्या का लगभग 94% क्या आपका ST वर्ग है। और मिजोरम की राजधानी क्या आपका? आइजोल। ठीक है,
तो प्रतिशत की दृष्टि से आपके कौन है, आपके मिजोरम, और संख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन है, आपके मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीविका योजना का संबंध किससे है? तो जीविका योजना का संबंध जो है आपका महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका से है। महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका से है। तो जीविका बिहार सरकार की महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। यह विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। ठीक है, जीविका, तो जीविका योजना का संबंध जो है किससे है? तो महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास से। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। जीविका का, तो जीविका की स्थापना जो है शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में। कार्डिनेवेन संस्था आपके कौन है? आपके कार्डिनेवेन संस्था आपके कौन है? आपका BRLPS, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति। लाखों महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में हर घर नल का योजना, बिहार में हर घर नल का योजना किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो ये जो आपका योजना जो है ये किसका? आपका 7 निश्चय योजना। ठीक है, 7 निश्चय योजना इस टाइप से लिखा हुआ है। 7 निश्चय योजना होगा शायद, 7 निश्चय योजना के तहत। तो हर घर नल का जल योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाइप जलपूर्ति के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए, और यह योजना कब शुरुआत की गई थी? 2015 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वाधिक भूभाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? तो बिहार जो है आपका सर्वाधिक भूभाग जो है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग जो है आपके जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, तो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई आपकी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ होती है और बिहार का अधिकांश मैदानी क्षेत्र इसी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? आपके उत्तर बिहार में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो आपके कहाँ मिलते हैं? आपके दक्षिण बिहार में। ठीक है, तो नवीन जो होते हैं ये अधिक उपजाऊ होते हैं और पुराने वाले जो होते हैं ये अपेक्षाकृत पुरानी होती है और ये कम उपजाऊ होते हैं, और ये सोन नदी के दक्षिण के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह राज्य को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। सोन, गंडक, कोसी, बागमती आदि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में जीविका कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण। तो जीविका बिहार सरकार की प्रमुख ग्रामीण आजीविका परियोजना है। यह स्वयं सहायता समूह आधारित मॉडल पर कार्य करती है। महिलाओं को बचत, ऋण, कौशल विकास, उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा गरीबी उन्मूलन होता है। ठीक है, तो जीविका की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में। कार्डिनेवेन संस्था आपका कौन है? आपका BRLPS है, आपका विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। लाखों ग्रामीण महिलाओं को SHG यानी कि आपके स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो आपके पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है और यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा आपका टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपके पश्चिमी चंपारण में। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। नेपाल की सीमा से ये क्या आपका लगा हुआ जिला है। ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र जो है लगभग कितने आपके बिहार में? तो 7.17%। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। सीमा आपके कहाँ? आपके नेपाल के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका गंगा। तो गंगा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। यह राज्य को उत्तर और दक्षिण बिहार में क्या करती है? विभाजित करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी? आपकी कोसी, गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन। ठीक है, तो बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। कृषि और सिंचाई का मुख्य आधार है। गंगा जो है बिहार को उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? तो बिहार में सबसे अधिक जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है आपके कोसी नदी से संबंधित है। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है। यह नदी बार बार अपना मार्ग क्या करती रहती है? बदलती रहती है। इससे उत्तर बिहार में व्यापक बाढ़ आती है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका जो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ? आपका तिब्बत नेपाल क्षेत्र में है। और बिहार में मुख्यतः सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया प्रभावित क्षेत्र है। बार बार मार्ग बदलने के कारण भयंकर बाढ़ आती है। और गंगा में विलय कहाँ पर होती है? आपके कटिहार के पास होती है, भीमनगर में। ठीक है, तो बिहार का शौक जो है किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार में कृषि का मुख्य आधार जो है मानसून वर्षा है। क्या आपका? मानसून वर्षा। तो बिहार की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। खरीफ फसलों के लिए मानसून अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मानसून कमजोर हो जाए तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस स्रोत से सिंचित होता है। तो बिहार में जो आपके जो जमीन का जो है सिंचाई जो है आपके नलकूप से किया जाता है। किससे किया जाता है? आपके नलकूप से। तो बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। भूजल की उपलब्धता और अधिक होने के कारण नलकूपों का व्यापक उपयोग होता है। नहर, तालाब, कुएं आदि भी साधन है, लेकिन नलकूप का योगदान सर्वाधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा आपका? पटना है। कौन सा आपका? पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो पटना बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिपुत्र था। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो आपका पटना विश्वविद्यालय। कौन सा आपका? पटना विश्वविद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना और प्रमुख विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है, सबसे बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय कौन सा आपका? पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। तो जनगणना के अनुसार पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह राज्य का राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र है। यहाँ शहरीकरण का स्तर भी अधिक है और तथा जनसंख्या घनत्व भी काफी अधिक है। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका? पटना है। ठीक है, तो पटना जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी के क्या लक्षण है? तो मसूड़ों से खून आना, दांत कमजोर होना, घाव देर से भरना, कमजोरी, थकान और त्वचा पर दाने। ठीक है, तो यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी कोलेजन निर्माण में सहायता करती है। किसके निर्माण में? आपके कोलेजन निर्माण में सहायता करती है। तो विटामिन सी जो आपके कोलेजन निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। इसकी कमी से शरीर के ऊतक कमजोर हो जाते हैं तथा घाव भरने में क्या होती है? देरी होती है। विटामिन सी के क्या क्या स्रोत हैं आपके? आंवला, नींबू, संतरा, आम, टमाटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए किस रसायन का उपयोग करती है। ठीक है, तो पुलिस द्वारा नशे में चलाने वाले को के सांस की जांच जो है आपका किस रसायन का प्रयोग द्वारा की जाती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जो है आपका नशे वाले व्यक्ति की जांच की जाती है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग होता है। शराब के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण होकर इनका रंग कैसा हो जाता है? आपका नारंगी हो जाता है। ठीक है, तो शराब के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण होकर रंग नारंगी से हरा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? सॉरी, नारंगी से क्या हो जाता है आपका? हरा हो जाता है। ठीक है, इस परिवर्तन के आधार पर अल्कोहल की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन रहेगा उसका रंग कैसा होगा? आपका नारंगी। और जब ये अल्कोहल के उपस्थिति में आएंगे या फिर अल्कोहल के संपर्क में आते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? आपका रंग बदलकर हरा हो जाता है। ठीक है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नारंगी रंग जो होता है कैसा रंग में बदल जाता है? आपके हरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो पुलिस जो है ब्रीथ एनालाइजर में इसी सिद्धांत का प्रयोग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो आपका जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। कौन से एंजाइम्स? आपके जाइमेज एंजाइम्स। तो जाइमेज जो है यीस्ट में पाए जाने वाले एंजाइम्स मिश्रण है। यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है आपके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं। किसकी उपस्थिति में? आपके ईस्ट की उपस्थिति में। और ईस्ट जो आपके कौन से एंजाइम्स आपके बाहर निकालते हैं? तो जाइमेज। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C6H12O6। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2। इनका उपयोग जो है आपके ब्रेड बनाने में किए जाते हैं और शराब बनाने में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जल का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण जो है आपका क्लोरीन गैस के द्वारा किया जाता है। कौन सा गैस? आपका क्लोरीन गैस। तो जल को कीटाणुओं और रोगजनक सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। यह प्रक्रिया जो है आपका क्लोरिनाइजेशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरिनाइजेशन। ठीक है, क्लोरीन पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस आदि को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो WHO द्वारा मान्य जल शोधन विधि है। नगर निगमों और जल आपूर्ति विभागों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। सुरक्षित पीने के पानी के लिए क्या आपका अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में शुरू होते हैं। तो आमाशय में एक एंजाइम्स पाए जाते हैं। उस एंजाइम्स का नाम क्या? आपका पेप्सिन। और पेप्सिन ही क्या काम करता है? प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है और आमाशय में उपस्थित एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, यानी कि HCl रहेगा तभी आपका पेप्सिन काम करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक घोल का pH मान जो है 3 है और दूसरे घोल का pH मान 6 है, तो इनमें H+ आयंस की सांद्रता में कितना अंतर है। तो H+ सांद्रता का अंतर कितना? आपका 1000 गुना। ठीक है, तो pH जो है आपका पैमाना लघु गुणिक यानी लॉगरिथमिक होते हैं और pH में एक इकाई का अंतर जो है 10 गुना के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ pH जो है आपके 6 और 3 में जो है अंतर कितने हो गए आपके 3, तो 10 पे पावर कितने हो जाएंगे 3, यानी कि 1000 गुना। कितना गुना आपका? 1000 गुना। तो pH 3 वाले घोल में H+ आयन की सांद्रता जो है pH 6 वाले घोल से कितना गुना अधिक है? आपका 1000 गुना अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे नाइट्रोजन गैस को उपयोगी यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे नाइट्रोजन गैस को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं कहलाती है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और पौधे सीधे नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकते। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं जैसे कि आपके राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को जो है अमोनिया या नाइट्रेट जैसे उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किस पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? तो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है। तो पौधे जो है
डायरेक्ट जो है आपके नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, वो अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। और नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने का काम कौन करता है? आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, जो दलहनी पौधे के गांठों में पाए जाते हैं, जड़ के गांठों में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जीवों में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कहाँ होती है? तो जीवों में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या जो आपके सोमेटिक सेल में होते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आपका सोमेटिक सेल, एक होता है आपका जर्म सेल या फिर गैमेट्स, जर्म सेल या फिर गैमेट्स, ठीक है। तो सोमेटिक सेल जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में पाया जाता है, और जर्म सेल जो है शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया में जो आपके भागीदारी देते हैं। तो जर्म यानी कि सोमेटिक सेल में जो हमारी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो दुगुणित होती है, जबकि जनन सेल यानी कि जर्म सेल में आपके अगुणित होती है, एक गुना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन में आवश्यक रूप से, तो प्रोटीन में आवश्यक रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में जो है आवश्यक रूप से आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और प्रोटीन का जो है सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, ठीक है। तो सभी प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, और एमिनो अम्ल में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व में आपके कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा यानी फैट में आपके क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में आपके क्या होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या होते हैं आपके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 100वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे अधिक प्रबल है? तो आपके जो सबसे प्रबल अम्ल में जो आपके तीन ही प्रबल अम्ल होते हैं, HCl होते हैं, H2SO4 होते हैं, आपके HNO3 होते हैं। तो आपके जो आपके प्रबल अम्ल में कौन आएगा? आपका सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आ सकते हैं आपके HCl, या फिर आ सकते हैं आपका HNO3, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक शक्तिशाली खनिज अम्ल है। यह पानी में लगभग पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, यानी आयोनाइज हो जाते हैं। अन्य अम्लों की तुलना में यह अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है। तो इसे जो है केमिकलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो बैटरी, उर्वरक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ये अत्यधिक संक्षारक होते हैं, यानी कि कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि किसी भी चीज को गलाने में मदद करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में आवश्यक होते हैं वो कौन है? तो विटामिन के। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में क्या होता है? आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से रक्त स्राव अधिक हो जाता है, और यह प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है आपके हमारे रक्त में पाए जाते हैं, एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को थक्का करने में मदद करती है। तो विटामिन के स्रोत क्या है आपके? पालक है, ब्रोंकली है, पत्ता गोभी है, यानी हरे पत्तेदार सब्जियों में आपके विटामिन के पाए जाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलती है, और थ्रोम्बिन से आपका फाइब्रोनोजेन प्रोटीन बनते हैं, और इसी से क्या होता है? आपका रक्त का थक्का बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पीलिया जॉन्डिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो पीलिया जॉन्डिस जो आपके यकृत से संबंधित रोग है। तो पीलिया में शरीर में बिलरुबिन जो आपका जो है आपका यकृत से यानी बाइल जूस में आपके प्रेजेंट होते हैं बिलरुबिन्स, जो एक तरह का आपका पिगमेंट्स होता है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से यकृत से संबंधित है। यकृत बिलरुबिन का निर्माण, संशोधन और निष्कासन करता है, ठीक है। तो यानी कि जो है बिलरुबिन का निष्कासन जो है ज्यादा हो जाता है, और बिलरुबिन के कारण ही शरीर का रंग कैसा हो जाता है? आपका पीला पड़ जाता है, ठीक है। शरीर का रंग पीला हो जाएगा, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, त्वचा का रंग पीला हो जाएगा, कमजोरी, थकान आएगी और भूख में कमी होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान उत्तरदायी है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिए जो है इम्यूनोलॉजी जो है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिए आपके विज्ञान है, ठीक है, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह शरीर के रोगों, संक्रमण और बाहरी आक्रमण से रक्षा करने की क्षमता का अध्ययन करता है। इसमें प्रतिरक्षी या फिर इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाएं, एंटीबॉडी, टीके आदि का अध्ययन शामिल है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी जो है प्रतिरक्षा तंत्र के क्षेत्र में किए जाते हैं। वायरोलॉजी जो है वायरस के अध्ययन होता है आपका, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन होता है, और पैथोलॉजी जो आपका रोगों का अध्ययन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फुफ्फुसों यानी कि लंग्स की छन्नी किसकी वजह से काली हो जाती है? तो धूम्रपान की वजह से। यानी कि लंग्स जो है आपका लंग्स काला हो जाता है, तो किसके कारण? तो धूम्रपान के कारण। तो सिगरेट, तंबाकू के धुएं में टार होती है, और यह फेफड़े में जमा होकर छन्नी को काला बना देता है, और यह फेफड़े के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, COPD का कारण बनता है। यानी ये सब बीमारी है, कैंसर, ब्रोंकाइटिस और COPD, ठीक है, जो कि फेफड़े जनित बीमारी है, ठीक है। और ये किसके कारण होते हैं? तो सिगरेट, तंबाकू के धुएं में टार के कारण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फेफड़े के लिए श्वास गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों में जो आपका गैसों का आदान प्रदान जो है वायुकोष यानी एल्वियोली होता है, ठीक है। तो फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म वायुकोष पाए जाते हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और यहीं पर जो है गैसों का आदान प्रदान जो है विसरण विधि द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश जो आपका नीला दिखाई देता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो वायुमंडल के छोटे कण नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो सूर्य जो है आपके कितने रंग के बने होते हैं? 7 रंग के, और नीला रंग का जो है प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होती है, जिसके कारण जो है आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तीव्र गति वाली तरंग कौन सी है? तो सबसे तीव्र गति वाली तरंग जो आपका लाइट वेव्स है। कौन है आपके? लाइट वेव्स। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, और की गति से चलती है, ध्वनि तरंगों से भी अधिक तेज है, ठीक है। तो अब प्रकाश रंग जो है, प्रकाश तरंग का चाल कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रेडियो तरंग का जो भी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंग का जो चाल जो है वायु में जो है 340 मीटर पर सेकंड। और ध्वनि तरंग जो है आपके वायु के डेंसिटी पर निर्भर करती है और इसकी चाल जो है आपके घट और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग का जो है चाल जो है वायुमंडल में कितने आपके 340 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से एक उत्तल लेंस कौन सा है? तो आवर्धक लेंस को हम यानी मैग्नीफाइंग लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या काम करता है? तो ये वस्तु का जो है बड़ा इमेज बनाता है। क्या बनाता है? आपका वस्तु का बड़ा इमेज, जिसके कारण इसे हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। तो आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु को क्या करता है, बड़ा दिखाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी यानी समांतर आती प्रकाश को जो है एक बिंदु पर क्या करती है, जमा करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो आपका लिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, और यह प्लाज्मा झिल्ली जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपके जंतु कोशिका के बाहरी झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका यानी कि पौधे के कोशिका के सेकंड मेम्ब्रेन होते हैं। और पादप कोशिका में जो है बाहरी झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है। यह मुख्यतः फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। इसे फ्लूइड मॉजिक मॉडल द्वारा समझाया गया है, यानी कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल आपका ये है, जिसमें आपके ये जो आपको जो दिख रहा होगा ये आपके लिपिड है, और इसमें कुछ आपके प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल भी दिख रहा होगा, और इनके ऊपर जो आपके प्रोटीन के ऊपर जो गोल गोल जैसा जो संरचना दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि किस तत्व के अपरूप हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है आपका कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कार्बन के क्या आपके अपरूप हैं। तो एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन का आपका शुद्ध अपरूप है, ठीक है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और अपारदर्शी है। ग्रेफाइट विद्युत चालन करता है, परतदार संरचना में होती है। और फ्लोरीन जिसको हम C60 कहते हैं, और ये आधुनिक शोध में क्या होती है, उपयोगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ठीक है, तो मोतियाबिंद में जो है आपका कैटरैक्ट में जो है आपका आंख का लेंस जो है आपका प्रभावित होता है। तो मोतियाबिंद में आंख का लेंस धुंधला हो जाती है, इससे प्रकाश रेटिना तक सही ढंग से नहीं पहुंचता और धुंधला दिखाई देता है। इसका इलाज जो है ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1403 किलो हर्ट्ज और 2.0 मेगा हर्ट्ज में किसकी आवृत्ति अधिक है? तो किसकी आवृत्ति जो है अधिक है आपका, मेगा हर्ट्ज यानी कि 2.0 मेगा हर्ट्ज। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का SI मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो 1 मेगा हर्ट्ज जो है किसके बराबर होता है आपका, 1000 किलो हर्ट्ज के बराबर। अब यहाँ पर 2 मेगा हर्ट्ज है, तो इसका मतलब कितना आपका 2000 किलो हर्ट्ज है। कितना आपका 2000 किलो हर्ट्ज। तो 2000 किलो हर्ट्ज जो है 2000 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति क्या होगा आपका, अधिक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले आनुवांशिक कारक को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले आनुवांशिक कारक को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। तो जीन जो है आनुवांशिकता की मूल इकाई है, और यह DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का एक भाग है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होती है, और यह माता पिता से संतानों में गुणों का हस्तांतरण करता है। जीन शब्द का प्रयोग जो है आपके सबसे पहले विलियम जॉनसन ने की थी 1909 में, ठीक है। तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कौन किया था आपका, विलियम जॉनसन ने। एक जीन एक विशिष्ट प्रोटीन या RNA बनाने की सूचना देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन विसरण के बारे में सही है? तो विसरण में अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, यानी कि विसरण जो होता है एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें आपके अणु जो है या फिर परमाणुओं के कणों का यानी पदार्थ के कणों का क्या होता है आपका, मूवमेंट होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। तो विसरण पदार्थ का स्वतः फैलना होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर यह अणुओं की यादृच्छिक यानी रैंडम मोशंस के कारण होता है। और गैसों में विसरण सबसे तेज, और फिर द्रव में, और सबसे धीमा जो होते हैं ठोस में होते हैं। तो इत्र की खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, तो किसके कारण आपके, विसरण के कारण, यानी कि उच्च सांद्रता से कहां चले जाते हैं आपके, निम्न सांद्रता की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है। किसकी इकाई आपका, दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की नहीं, ठीक है। तो यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। तो इसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। तो एक वर्ष के द्वारा जो है प्रकाश का जो जितनी दूरी तय करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उस उपकरण का नाम बताइए जो द्रव का घनत्व मापता है। तो आपका कौन है आपका, हाइड्रोमीटर। कौन है आपका, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्रवों का सापेक्ष घनत्व मापता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यह द्रव में तैरता है। जितना अधिक घनत्व उतना कम ये डूबता है, यानी कि जितना अधिक घनत्व रहेगा वो उतना कम डूबेगा। और अगर ज्यादा डूब गया इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि घनत्व क्या आपका विलयन का कम है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है आपका, हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है दूध की शुद्धता जांचने में किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के घनत्व मापने में किया जाता है। तो द्रव का जो है घनत्व मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इसे C से दर्शाते हैं। यह ब्रह्मांड की एक मूल स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और निर्वात में क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस हार्मोन का दुरुपयोग कर सकते हैं? तो एथलीट अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो है आपका एनाबॉलिक एस्टेरॉइड का जो है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड हार्मोन्स का दुरुपयोग करते हैं। तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड कृत्रिम हार्मोन होते हैं, यानी आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। ये मांसपेशियों की वृद्धि शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाती है। कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने के लिए इनका अवैध उपयोग करते हैं और खेलों में यह डोपिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, खेलों में यह किसकी श्रेणी में आते हैं? तो आपके डोपिंग के। ठीक है, तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये खेल में जो है अच्छे प्रदर्शन करने के लिए या फिर शक्ति के लिए जो है आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, दुष्प्रभाव क्या होगा? तो हृदय रोग हो सकते हैं, यकृत को नुकसान पहुंच सकती है, हार्मोन असंतुलन हो सकते हैं, मुहासे गुस्से आदि आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लूटोनियम 239 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्लूटोनियम 239 के नाभिक में जो आपके 145 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं आपके? 145 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा आपका? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 94 होता है, और द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं? 239। और 239 में हम जब 94 को माइनस करेंगे तो कितना न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा आपका? 145। ठीक है, तो प्लूटोनियम 239 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आपके 145। तो ये प्लूटोनियम का जो है प्लूटोनियम जो है एक आपका रेडियोधर्मी तत्व है, और ये परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु हथियार में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो आपके वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है। जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित बहुत सूक्ष्म कणों से टकराते हैं तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपके आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है प्रकाश जो है लाल दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रकीर्णन के प्रकार देख लेते हैं। तो एक होता है आपका रेले प्रकीर्णन, एक होता है आपका मी प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? छोटे कणों के द्वारा अगर प्रकीर्णन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेले प्रकीर्णन। और मी प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? बड़े कणों के द्वारा अगर, यानी कि धुंध के द्वारा अगर हो तो इसको हम क्या कहेंगे? मी प्रकीर्णन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2020 में लैरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है आपका 2020 में आपके लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने जीता। कौन जीता आपका? लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने जीता। ठीक है, तो 2020 में यह पुरस्कार पहली बार संयुक्त रूप से दिया गया। लियोनेल मेसी फुटबॉल और लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 दोनों को यह सम्मान मिला है। यह खेल जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को जो है आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यह पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसे खेल की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। श्रेणियां क्या आपका? स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, स्पोर्ट्स वुमेन को दिया जाता है। ठीक है, ब्रेकधर्स एंड डोम्स, ये नहीं पता क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो भारत ने जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है रक्षा सहयोग समझौता किया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रक्षा एवं स्मारक सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया। यह सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दोनों देशों ने क्वाड समूह का मतलब क्या होता है आपका? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सदस्य हैं। ठीक है, दोनों देश जो है आपके क्वाड समूह के सदस्य हैं। चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है आपका? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2009 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, और दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चीन ने किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन भेजा? ठीक है, तो चीन ने किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन भेजा? तो तियानवेन-1। ठीक है, तियानवेन-1 चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन है। इसे 23 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया था। यह मिशन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों से मिलकर बना हुआ है आपका यह मिशन। और यह मिशन क्या आपका? तियानवेन-1, जो कि चीन ने अपना पहला, यानी कि चीन ने जो है आपके मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन भेजा है। ठीक है, तो रोवर का नाम क्या आपका? झुरोंग, जो कि अग्निदेव के नाम पर है। ठीक है, झुरोंग जो कि कौन से देव के नाम पे आपके? अग्निदेव, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो 15 मई 2021 को झुरोंग जो रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक कार्य किया, और अमेरिका के बाद मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चीन दूसरा देश बना। ठीक है, तो 15 मई 2021 को झुरोंग रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक कार्य किया, और अमेरिका के बाद मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चीन दूसरा देश बना। ठीक है, और इस मिशन का नाम क्या था आपका? तियानवेन-1, और कौन से आपके जो है रोवर थे आपके? झुरोंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है आपका 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। तो भारत ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया, और पहले चरण में जो है स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया, और बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किया गया। तो 16 जनवरी 2021 को जो है आपके भारत में जो है टीकाकरण अभियान जो है शुरू हुए थे 16 जनवरी 2021 को। अब इसका मुख्य बातें क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था, निःशुल्क टीकाकरण था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कोविन ऐप से। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कोविन ऐप से। अब प्रारंभिक चरण में प्रयुक्त टीके कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे आपके? कोविशील्ड, यानी कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी। ठीक है, और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित थी, स्वदेशी वैक्सीन थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
21 सितंबर 2020 को महिलाओं संबंधित किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की? तो 21 सितंबर 2020 को महिलाओं संबंधित जो आपके मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना की शुरुआत जो है बिहार में हुई थी। तो 21 सितंबर 2020 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो इस योजना का मुख्य विशेषता क्या था? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना, महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक बराबरी और सम्मान सुनिश्चित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किससे संबंधित है? तो बिहार के मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किससे संबंधित है? तो किसानों को बिजली उपलब्ध कराने से। तो इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। इससे सिंचाई, कृषि उत्पादन और किसान की आय में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और यह योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही है और कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। कौन? आपका मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA किस संगठन के अंग है? तो विश्व बैंक समूह के। किसके? आपके विश्व बैंक समूह के। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA किस संगठन के सदस्य हैं? तो विश्व बैंक है। तो IFC और MIG दोनों विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्था है। IFC जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है। और MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी विदेश निवेशकों को राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब कुछ हम विश्व बैंक के कुछ आपके प्रमुख अंग के बारे में बात करते हैं। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वर्ष 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रूस ने की थी। तो ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता कौन कर रही है? आपके रूस कर रही है। तो यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो औपचारिक रूप से ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, विकास और शांति को बढ़ावा देना। ब्रिक्स में आपके कौन कौन से सदस्य थे? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2020 में एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वर्ष 2020 में आपके एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वियतनाम ने की थी। किसने किए थे? आपके वियतनाम। तो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो वर्ष 2020 में एशियंस की अध्यक्षता वियतनाम ने की थी। थीम क्या था? कोहेसिव्स एंड रिस्पॉन्सिव्स एशियंस। ठीक है, यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। और इसमें आपके एशियंस में आपके टोटल कितने देश हैं? आपके 10 देश हैं। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2020 में जो है आपके जॉर्ज फोनोडिन्स। ठीक है, तो फोनोडिन्स को जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। तो जॉर्ज फोनोडिन्स भारत के प्रमुख समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री थे। उन्होंने वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। वे आपातकाल के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बिहार की राजनीति से गहरा संबंध रहा है और वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो अब जो है यानी कि जॉर्ज फोनोडिन्स जो आपके रक्षा मंत्री थे 1998 से 1999 में, रेल मंत्री थे 1996 में और समाजवादी नेता और ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो किस का संबंध किससे है? तो उद्योग से, इंडस्ट्री से। तो CII का पूरा नाम क्या आपका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। यह भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्योग की वृद्धि करना, व्यापार को बढ़ावा देना और सरकार उद्योग सहयोग को मजबूत करना। तो अब यहाँ CII के बारे में जान लेते हैं। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना जो आपके 1895 में AIEI के रूप में हुआ था और मुख्यालय कहाँ आपका? नई दिल्ली। और सदस्य कौन कौन से? आपके बड़े, मध्यम और छोटे सभी उद्योग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य को प्रथम आधिकारिक जैविक राज्य घोषित किया गया था? तो वो कौन है? आपके सिक्किम। तो सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक यानी कि 100% ऑर्गेनिक राज्य है। 2016 में इसे आधिकारिक रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, यहाँ पर जो है आपके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कोई भी खाद का यूज नहीं किया जाता है। भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने सराहा है इनको। ठीक है, तो जैविक खेती एवं जैव विविधता का और पर्यावरण संरक्षण में क्या आपका अग्रणी है। तो सिक्किम को जो है आपका द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना है? तो वो कौन है आपका भारत। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक है। भारत पहला राष्ट्र था जिसने शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल में सक्रिय भूमिका निभाई। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के लिए इस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो वो कौन है आपके असम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना के अंतर्गत लाभार्थी देशों के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, लाभार्थी जो है देश के किसी भी हिस्से में जो है राशन प्राप्त कर सकते थे। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान अधिकांश राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। असम उस अवधि में इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हुई थी। अब योजना का मुख्य बातें क्या है? तो एक देश एक राशन कार्ड, कहीं भी राशन लेने की सुविधा, आधार आधारित प्रमाणीकरण और प्रवासियों और श्रमिकों को लाभ। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति जो है आपका भारत की स्थिति में जो है सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में क्या थी? आपकी महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पुरुष और महिलाओं के बीच जो है समानता को मापती है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण के मापदंड शामिल है। तो भारत की रैंकिंग अपेक्षाकृत नीचे रही है, जिसमें सुधार की आवश्यकता दिखती है। ठीक है, 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी थी? 112। कितने देशों में? आपके 153 देशों में। लैंगिक समानता के लिए जो है नीति, शिक्षा और आर्थिक अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आपके जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो आपके 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी जीव की प्रजाति को उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के जनक कौन है? आपके कार्ल लिनियस। कौन है आपके? कार्ल लिनियस। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है आपका? वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? जीवों का वर्गीकरण विज्ञान। और सिस्टमैटिक का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण एवं नामांकन दोनों का अध्ययन। ठीक है, तो कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी के क्या कहा जाता है? आपका जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के पहले प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के पहले प्रस्तुतकर्ता कौन है? आपके अमिताभ बच्चन। तो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी भारत का सबसे लोकप्रिय क्विज शो है और इसका पहला प्रसारण जो है वर्ष कब है? आपका 2000 में। ठीक है, तो इसका पहला प्रसारण वर्ष क्या है? आपका 2000। और इसके पहले और प्रमुख प्रस्तुतकर्ता जो है अमिताभ बच्चन थे। तो अब जो है केबीसी का प्रारंभ कब हुआ था? आपका 3 जुलाई 2000 में। कौन से चैनल पे? आपके स्टार प्लस में। प्रारूप कौन है? आपके क्विज शो है और लोकप्रियता जो है बहुत अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वर्ष 2020 की थीम न्यू इज ग्रीन से संबंधित अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण संरक्षण से। किससे? आपका पर्यावरण संरक्षण, न्यू इज ग्रीन। तो न्यू इज ग्रीन अभियान का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, इसमें हरित विकास, संसाधनों का संवर्धन और सतत भविष्य पर जोर दिया जाता है। थीम क्या आपका? न्यू इज ग्रीन, नई सोच हरा भविष्य। तो पर्यावरण संरक्षण सभी के लिए क्या आपका आवश्यक है, चाहे वो सरकार रहे, चाहे वो समाज रहे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विश्व बैंक की किस रिपोर्ट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है? तो वो कौन है आपका? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अब जो है आपका और इसमें भारत ने 2014 से 2020 के बीच अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय क्या की थी? सुधार की थी। लेकिन 2021 के बाद जो है आपका विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट प्रकाशित करना क्या कर दी है? बंद कर दी है। पहली बार यह रिपोर्ट 2003 में प्रकाशित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत में किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा अधिनियम लागू किया है? तो वो कौन है आपका? झारखंड। तो पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, तो इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार देना। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1996 में। और किन पे लागू किया गया था? तो अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है, ग्राम सभा को जो है पेशा के केंद्रीय तत्व यानी कि ग्राम सभा को जो है शक्ति देने के लिए, अधिक शक्ति देने के लिए, अधिक अधिकार देने के लिए पेशा यूज किया गया था। ठीक है, अब पेशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी समुदाय को स्वशासन देना, ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देना, भूमि अधिग्रहण और खनन में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करना, परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज की रक्षा करना और स्थानीय विवाद को निपटारा करने का अधिकार देना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। और सबसे पहले जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो आपका 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। तो योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो प्रस्ताव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो है प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र को कौन दिया था? आपका भारत दिया था। तो और इसमें जो है 170 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था और हर वर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या आपका? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार 2009 में भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। वे भारतीय विदेशी सेवा IFSC की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी है और वे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की क्या आपका पुत्री है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2009 से 2014 तक। और ये कौन से लोकसभा के अध्यक्ष बने थे? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपका? मीरा कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत में किस क्षेत्र या स्थान का अधिकतम हिमनद विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो है भारत में जो है आपका ग्लेशियर कहाँ? आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है या विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। और यह
थर्ड पोल का हिस्सा है, यानी कि जहां पर एशिया की बड़ी नदियां उत्पन्न होती है। तो स्थान क्या आपका पूर्वी काराकोरम यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लंबाई कितनी है आपके, लगभग 76 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, तो 5400 मीटर से 6700 मीटर तक। प्रकार क्या आपका पर्वतीय ग्लेशियर्स है। महत्व क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी, नुब्रा नदी का प्रमुख मुख्य स्रोत है। अब काराकोरम पर्वतमाला के अन्य प्रमुख ग्लेशियर्स का नाम क्या आपका, बालटोरा ग्लेशियर्स, बियोफा ग्लेशियर्स, हिस्पर ग्लेशियर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो यह गरीब एवं कमजोर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और किफायती बनाना। ठीक है, अब ये कैशलेस उपचार भी देते हैं। कौन देता है आपके, आयुष्मान भारत जो है, भारत योजना जो है कैशलेस उपचार देता है और यह स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। अब यह कब लागू किया गया था, तो 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था और अभी तक जो है लाभार्थी कितने हैं आपके, 10.74 करोड़ परिवार, यानी कि लगभग 50 करोड़ लोग। ठीक है, कवरेज कितने हैं, तो प्रति परिवार प्रति वर्ष को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 50 लाख का कैशलेस उपचार दिए जाते हैं। कार्यान्वयन एजेंसी जो आपका कौन है आपके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। टैगलाइन क्या आपका, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुशासन यानी गुड गवर्नमेंट से संबंधित है। वो कौन है आपके, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। तो सुशासन का मतलब क्या होता है, ऐसा शासन जो प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी और जनहितैषी हो। पारदर्शिता सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिससे जनता का क्या बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। तो सुशासन के प्रमुख तत्व कौन कौन से आपके, वो है आपका पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस और निष्पक्षता, इक्विटी। ठीक है, पारदर्शिता के लाभ क्या आपके, भ्रष्टाचार में कमी होगा। पारदर्शिता का लाभ क्या आपका, भ्रष्टाचार में आपका कमी होगा। निर्णय में निष्पक्षता आएगी, जनता का विश्वास बढ़ेगा, बेहतर नीतियां एवं सेवाएं में निर्णय लेने में जो आपका आसानी होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं WFP के बारे में। तो स्थापना दिवस कब है आपका, 1961 में। मुख्यालय कहाँ आपका, रोम और इटली में। कार्यकारी निदेशक 2020 में कौन था आपका, डेविड विस्ली। और कार्य क्षेत्र कितने आपके, 88 से अधिक देशों में आपके ये कार्य क्षेत्र कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, तो भूख मुक्त दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना। तो ये था आपका 150 जो आपके BPSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, धन्यवाद।